दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, आज हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। देखिए, ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम शक्ति संसाधनों के रूप में करते हैं। यानी इनकी शक्ति द्वारा, इनके संसाधनों के द्वारा कोई भी कार्य को प्रमाणित किया जाता है या किसी कार्य को किया जाता है, उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी भी कार्य को करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऊर्जा संसाधनों को देखिए मित्रों, दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। हमने पिछले अध्याय में संसाधनों के विषय में बात की थी कि भाई ऊर्जा के दो संसाधन है, परंपरागत या गैर परंपरागत, या आप कह दें समाप्य या असमाप्य। यानी वे संसाधन जिनको अधिक मात्रा में उपयोग लेने के बाद वे उनकी मात्रा कम हो जाएगी, वे समाप्ति की कगार पर पहुंच सकते हैं। और असमाप्य जिनकी उपयोग के बाद भी वे समाप्त ना हो। तो इसी के आधार पर इस चैप्टर में ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत नाम इसलिए जिसको हम बहुत प्राचीन समय से उपयोग में लेते आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, कोयला सबसे प्राचीन है, उसके बाद पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत और भारी जल। इसमें कोयला सबसे प्राचीन ऊर्जा संसाधन के रूप में काम में आता है। अगर हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, देखिए गैर परंपरागत जो प्राचीन समय से उपयोग में नहीं आके अभी आधुनिक समय में जिनका उपयोग किया जाने लगा है, जैसे कि सौर ऊर्जा। आपको पता है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य से बड़ा कोई स्रोत है नहीं। सूर्य सबके लिए जीवनदायी स्रोत के रूप में काम में आता है। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग आप बिजली के रूप में भी करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। पवन ऊर्जा, आपने देखा होगा पवन चक्कियां बनी हुई होती है, जो पवन हवा के द्वारा चलती है, और इसके चलने से ये विंड यानी ये पंखा चलता है, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। यानी पवन यानी हवा से चलने वाली वायु द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। हाइड्रोजन ऊर्जा, ये जो केमिकल्स रिएक्शन वगैरह होते हैं, यूरेनियम वगैरह, थोरियम वगैरह, इनसे प्राप्त होने ऊर्जा हाइड्रोजन ऊर्जा। महासागरों में ज्वार और भाटा, इनकी क्रिया से जो ऊर्जा होती है वह महासागरीय ऊर्जा कहलाती है। भूतापीय ऊर्जा, आपको पता है भूमि के अंदर जो ऊष्मा निकलती है, भूमि भी तो ऊष्मा छोड़ती है, उस भूमि से निकलने ऊष्मा को भी क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। और बायोगैस, ये जो जानवर वगैरह है उनसे जो गैस निकलती है वो बायोगैस, वह भी ऊर्जा के रूप में काम में ली जाती है। तो ये ऊर्जा के कुछ संसाधन है जिनको दो भागों में बांटा है, परंपरागत और गैर परंपरागत। हम सभी को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम पहला आज लेंगे कोयला। देखिए मित्रों, कोयला भारत में विश्व का 4.7% कोयला उत्पादित होता है। देखिए, कोयला एक बहुत ही प्राचीन ऊर्जा संसाधन है जिसका मनुष्य ने शुरुआत में जिसका उपयोग किया था वो कोयले का ही उपयोग हुआ था। तो भारत में विश्व का जो कोयला है वो है 4.7% कोयला। भारत में जो ऊर्जा उत्पादित होती है उसका 60% यानी 60% भाग कोयले से ही प्राप्त होता है। क्योंकि इतना बड़ा ऊर्जा स्रोत है कोयला, तो उसका 60% भाग कोयले द्वारा ही प्राप्त होता है। हम बात करें कार्बन की मात्रा, देखो कोयले में होता है कार्बन। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा है वह 80 से 90% है, क्योंकि कार्बन की मात्रा ज्यादा है, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट। उसके बाद बात करें बिटुमिनस की, इसके अंदर 75 से 80%। उसके पश्चात लिग्नाइट की हम बात करें तो यहाँ तक 50%। मतलब ये जो दो कोयले हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ये अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, जबकि लिग्नाइट और पीट सबसे घटिया। इसमें पीट उससे भी घटिया, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम पाई जाती है। तो ये कोयले को 4 भागों में बांटा है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हम बात करें, देखिए भारत के अंदर जो कोयला क्षेत्र के जो प्रमुख कालखंडों में बांटा गया है वो 2 कालखंडों में कोयला का उत्पादन हुआ था। एक है गोंडवाना युग और एक है टर्शरी काल। आपको पता है महाद्वीपों का और महासागरों का जो विभाजन हुआ था, वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था, उसके बाद 2 भाग बढ़ गए थे, गोंडवाना और टर्शरी। गोंडवाना युग का जो कोयला है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला है, क्योंकि जितने भी नदी घाटी क्षेत्र है
क्योंकि आपको पता है उस समय दो भागों में विभाजित होने के बाद जो पानी वाला भाग, महासागरीय भाग बने थे, वो गोंडवाना वाले बने थे। और वो नदी घाटी क्षेत्र जितने भी आएंगे वो इसके, जैसे कि गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदी घाटी क्षेत्र गोंडवाना युगीन कोयले के अंतर्गत आते हैं। जो सर्वाधिक महत्व वाला कोयला है, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सभी के सभी क्षेत्र इस गोंडवाना युगीन के अंतर्गत आएंगे। हम बात करें ट्रशरी काल की। ट्रशरी काल में भारत में 2% कोयला ट्रशरी काल की चट्टानों से प्राप्त हुआ है। इसमें प्रमुख है कौन कौन सी श्रृंखलाएं? असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान, इनसे ये प्राप्त हुआ है। तो आप मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे कोयले के बाद पेट्रोलियम पदार्थों को। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे पेट्रोलियम की। चट्टानों से प्राप्त होने वाला कच्चा तेल, यानी भूमि के अंदर जो चट्टाने हैं उनसे जो कच्चा तेल, भूमि के अंदर जो परतें, जो भ्रंश है, उनसे प्राप्त होने वाला कच्चा तेल। चट्टानों में प्रमुख चट्टान आती है अवसादी चट्टानें, यानी अवसादी चट्टानों की परतों या भ्रंशों से प्राप्त होने वाला जो कच्चा तेल जो खोद के भूमि से प्राप्त किया जाता है वह कहलाता है पेट्रोल। भारत में विश्व का 0.5% खनिज तेल उपलब्ध है, यानी भारत में जो विश्व का जो कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल है, वो कितना है? 0.5%। देखिए कुछ बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पेट्रोलियम की खुदाई कब हुई, भारत में प्रथम बार पेट्रोल कब मिला। देखिए भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ वो प्राप्ति अकस्मात हुई है, यानी अचानक से हुई है। उसके लिए कोई निश्चित रूप से खुदाई नहीं की गई थी। आपको पता है हमारे भारत के अंदर अंग्रेजों ने रेलवे लाइन का कार्य स्टार्ट किया था। उसी के मद्देनजर 1860 में असम में रेलवे कंपनी द्वारा रेलवे लाइन बिछाने के लिए मार्गिटा क्षेत्र में खुदाई की गई। ये प्रथम खुदाई थी जहां पर तेल की अकस्मात प्राप्ति होने वाली, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ज्यादा कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद विधिवत रूप से जब इसकी थोड़ी शुरुआत लगी कि यहाँ से तेल प्राप्त हो सकता है, तो 1866 के अंदर एक जगह है माकूम, ध्यान रखिएगा 1866 में असम में ये जगह पड़ती है माकूम, असम के अंदर ही है। असम के माकूम में 36 मीटर की गहराई पर तेल प्राप्त हुआ। ये प्रथम तेल कब प्राप्त हुआ? असम के अंदर 1866 में माकूम में 36 मीटर की गहराई पर। उसके पश्चात 1899 में असम ऑयल कंपनी का गठन हुआ, क्योंकि देखो कंपनी का गठन इसलिए किया गया था कि तेल कंपनी के लिए और इसके शोधन कार्य के लिए, खनन के लिए कंपनी बनाएगी असम ऑयल कंपनी। उसके बाद 1959 में बर्मा ऑयल कंपनी और भारत सरकार ने आपस में साझेदारी की, गठबंधन द्वारा एक कंपनी बनाई गई ऑयल इंडिया लिमिटेड। 1899 में तो असम ऑयल कंपनी और 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। फिर उसके पश्चात 1956 में तेल शोधन कार्यों के लिए जो प्रमुख गठन हुआ वह ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन हुआ 1956 के अंदर। इसका प्रमुख कार्य यह था कि तेल शोधन कार्यों को उस पर परिष्कृत करके उनको शोधन कार्य में इसका रिसर्च करना, शोधन करना, ये इसका प्रमुख कार्य था। 1976 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का भी गठन हो गया। ये कुछ फैक्ट्स थे कि भाई कब कौन सी कंपनी का गठन हुआ, प्रथम बार तेल कहां से प्राप्त हुआ, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम बात करें उत्पादन क्षेत्रों की, भारत में कहां से पेट्रोल का उत्पादन होता है, तो प्रमुख रूप से असम का नाम आएगा। असम में क्षेत्र है डिगबोई, सुरमा घाटी आदि। गुजरात की बात करें तो कच्छ की खाड़ी, सूरत, बड़ौदा, महसाणा आदि। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब का लुधियाना, होशियारपुर, ये सब इसके। अब तटीय में जितने भी नदी घाटी के तट वाले क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, इन तटीय क्षेत्रों में उत्पादन क्षेत्र किया जाता है। अब बात करें प्रमुख फैक्ट्री के, भारत में कितने तेल का शोधन के लिए कितनी शैलाएं, कारखाने कार्यरत हैं, तो भारत में 22 तेल शोधन कारखाने हैं, जिसमें से 19 तो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र के हैं और 3 निजी क्षेत्रों के। ये सभी 22 तेल शोधन कारखाने कच्चे तेल का शोधन करके उसको शुद्ध रूप दे के आगे इसका वितरण करती है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद प्रमुख पाइपलाइंस के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे पाइपलाइंस के बारे में। पाइपलाइंस का काम हम परिवहन के रूप में लेते हैं। मैंने आपको परिवहन वाला चैप्टर पढ़ाया था कि इनका कार्य क्या होता है कि उत्पादक क्षेत्रों से
तेल अथवा गैस को शोधनशालाओं तक पहुंचाना ताकि वहां इनका रूप परिष्कृत करके इनको आगे वितरण के लिए भेजा जा सके। देखिए, कच्चे तेल को साफ करने के लिए या फिर गैस वगैरह को उनका रूप परिष्कृत करके साफ करने के लिए उत्पादन क्षेत्रों से तेल को शोधन मतलब उनका सफाई करने के लिए, साफ करने के लिए, क्योंकि जो जमीन से जो तेल निकलता है वो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको परिष्कृत करना, साफ करना जरूरी होता है। वो कहाँ होता है? शोधनशालाओं में। उसके लिए उपयोग होता है पाइपलाइंस का। ठीक है मित्रों, देखिए देश की कुछ पाइपलाइंस के बारे में आपको बताते हैं। देश में सर्वप्रथम पाइपलाइन असम के अंदर, क्योंकि सबसे पहले तेल की जो खोज हुई थी वो असम के अंदर ही हुई थी। असम में जगह है नाहरकटिया से नूरमती बरौनी, बरौनी पड़ता है बिहार के अंदर, बिहार तक ये पाइपलाइन बिछाई गई 1152 किलोमीटर लंबाई के अंदर, सबसे बड़ी है ये देश की। उसके बाद मुंबई हाई व गुजरात के तेल उत्पादन क्षेत्रों को कोयली तेल शोधनशाला तक, यानी जो मुंबई और गुजरात के जो तेल उत्पादन क्षेत्र है उनको कहाँ तक पहुंचाने के लिए? कोयली तेल उत्पादन तक पहुंचाने के लिए मुंबई हाई से मुंबई तट तक 210 किलोमीटर। और इसकी एक विशेषता है कि ये दो अलग अलग पृथक है, तेल के लिए अलग है और गैस के लिए अलग पाइपलाइन बिछाई गई है। तीसरी बात करें, कच्छ की खाड़ी पर है ये, सलाया से मथुरा तक 1075 किलोमीटर लंबाई पर। फिर बात करें, मथुरा से परिष्कृत तेल को दिल्ली अंबाला होकर जालंधर तक पहुंचाया जाता है। पांचवी है, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम परिवहन के लिए मुंबई व पुणे तक, यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो पेट्रोलियम परिवहन के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई वो मुंबई से पुणे के बीच बिछाई गई है। अगली है विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और सिकंदराबाद की जो 572 किलोमीटर लंबी है। उसके पश्चात हाजिरा विजयपुर और जगदीशपुर की 1750 किलोमीटर। और अंत में आता है कांडला गुजरात से भटिंडा पंजाब तक 1331 किलोमीटर लंबाई तक पाइपलाइन बिछाई गई। तो मित्रों, ये थी देश की प्रमुख पाइपलाइंस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।